हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बहुपद को गुणनखंड करने की एक विधि के बारे में बात की, जिसमें हमने जो द्विघात बहुपद है उसको कैसे उसके फैक्टर कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हम उसके मध्य पद को दो भाग में बांटकर उसकी फैक्टर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उसकी दूसरी विधि के बारे में, जिसमें हम जो हमारी गुणनखंड प्रमेय है, फैक्टर थ्योरम है, उसका यूज करते हैं और फिर हम किसी भी बहुपद को, चाहे उसकी कितनी भी घात हो, उसे हल कर सकते हैं और उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गुणनखंड प्रमेय। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये गुणनखंड प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, ये कहती क्या है। तो ये कहती है, अगर हमारे पास px एक बहुपद है, हमने कोई मान लिया है कि माना px एक बहुपद है जिसकी घात एक से बड़ी अथवा एक है, तो जो हमारा बहुपद होगा उसमें जो x हमारा चर होगा उसकी घात या तो एक होगी या एक से ज्यादा होगी, मतलब जीरो नहीं होगी। मतलब वो रैखिक बहुपद हो सकता है, द्विघात बहुपद हो सकता है, त्रिघात बहुपद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो घात वाला नहीं होगा। तथा a एक वास्तविक संख्या है, a कैसी होगी, एक वास्तविक संख्या होगी। तो हमारे पास दो कंडीशन आती है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या कहती है, यदि pa हम निकालेंगे और वो जीरो आ जाए, pa हम जब निकालेंगे और वो जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे कि x माइनस a बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। जब हम उस बहुपद को हल करेंगे और उसमें x की जगह कुछ मान रखेंगे, 1 2 3 4, उसको हमने a मान लिया है, तो उसे रखने पर अगर वो बहुपद जीरो हो जाता है तो हम कहेंगे कि x माइनस a बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। मैं इसे आगे प्रूफ को बताती हूँ कैसे हम करेंगे। फिर दूसरा रिजल्ट क्या आता है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x माइनस a है तो pa बराबर जीरो होगा। अगर हमें ये दिया हुआ है कि इसका गुणनखंड ये है, इसका फैक्टर ये है बहुपद का, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसे हल करेंगे और x का कोई मान निकालेंगे, x बराबर a, तो उसे रखने पर वो हमारा pa क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल, बस दोनों जो हमारे रिजल्ट है एक दूसरे के उल्टे हैं, बात एक ही है, ठीक है। अब मैं इसका प्रूफ बताती हूँ कैसे। देखो, पहले का हम देखते हैं, पहले फर्स्ट का देखते हैं। px को हमने भाग दिया gx से, ठीक है, और जो भागफल है वो आया हमारा x माइनस a और शेषफल आया हमारे पास pa। इसे हम ऐसे लिखेंगे, अगर हमें px से, मैंने आपको भाग करना बताया था, gx से भाग देते हैं, तो मान लें कि मैंने x माइनस a बार टेबल पढ़ा और भाग करने के बाद मुझे जो शेषफल है वो कुछ शेषफल मिला, ठीक है, उसको शेषफल मिला। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, जो हमारी शेषफल प्रमेय थी उससे हम कैसे लिखेंगे कि जो हमारा भाज्य है, भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल होगा। ये हमारा क्या होगा, pa शेषफल होगा, ये हमारा। अब आपको इतनी बात क्लियर कि हमने कुछ बहुपद मान लिए हैं, ठीक है। पहले पार्ट को मैं सिद्ध कर रही हूँ, हमने इसमें कुछ बहुपद मान लिए हैं। हमने px को gx से भाग दिया है और gx की टेबल हमने x माइनस a बार पढ़ी, तो भाग करने पर हमें जो शेषफल मिला वो pa मिला। अब इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी जो रिमाइंडर थ्योरम होती है, शेषफल प्रमेय होती है, वो क्या होती है, ठीक है। उसमें मैंने जब हम भाग करते हैं तो एक कंडीशन होती है वो फॉलो होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के, तो मैंने उसे इसी फॉर्म में लिख दिया। अब पहली कंडीशन ये कह रही है, अगर pa जीरो है, pa बराबर जीरो है, तो x माइनस a जो है वो px का गुणनखंड होगा। भाई ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ी है, अगर हम किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दे और शेषफल हमारा जीरो आ जाए, pa बराबर हमारा जीरो आ जाए, तो इसका मतलब जो हमारा भागफल है वो उस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ये चीज मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। शेषफल जीरो होगा तो ये इसका गुणनखंड होगा, शेषफल जीरो होगा, pa जीरो होगा, तो ये x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा। अब दूसरी कंडीशन इसकी उल्टी है। दूसरी कंडीशन में कहता है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड क्या है, x माइनस a है, px का गुणनखंड
x माइनस ए है तो पी ए बराबर 0 होगा। भाई बात तो वही है, बात वही क्या है, अगर ये इसका फैक्टर है तो ये 0 होगा ही होगा, क्योंकि फैक्टर तभी होता है जब हमारा शेषफल क्या होता है, 0 होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसे, पी एक्स बराबर x माइनस ए जी एक्स, और ये प्लस में 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये तो 0 हो गया है तो पी एक्स बराबर x माइनस ए जी एक्स हो गया है, यानी कि ये जो होगा इसका एक गुणनखंड होगा तब जब पी हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो इस थ्योरम को जब हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो हम यही चीज देखेंगे बस कि शेषफल 0 कब है, शेषफल 0 है या नहीं है। 0 है तो वो उसका गुणनखंड होगा, 0 नहीं है तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। इससे तो हम ये बता सकते हैं। अब इससे हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि क्या x प्लस 1 2x प्लस 3 एक बहुपद है हमारे पास पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के गुणनखंड है या नहीं है। ये दोनों इस बहुपद के गुणनखंड होंगे या नहीं होंगे। तो हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम से चेक कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ये हमारे अगर 0 है, ये मतलब इसमें अगर a का मान हमारा 0 है तो ये बहुपद हमारा मतलब इस बहुपद में जब हम उसका मान रखेंगे तो हमारा 0 आना चाहिए, और अगर 0 आता है a का मान रखने पर तो ये इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। अगर नहीं आता तो फैक्टर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों से a का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ x प्लस ए, तो इसमें बराबर 0 तो x बराबर माइनस ए, तो a बराबर क्या आ गया, माइनस 1 आ गया है। ठीक है, तो आप इसको जैसे x माइनस ए से भी कंपैरिजन कर सकते हो। तो a माइनस ए बराबर क्या आएगा, 1, यानी कि a बराबर माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब इस माइनस 1 को आप इसमें रख देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह आप रखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 प्लस 4। इसे आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 4, यानी कि 5 माइनस 5 बराबर 0। 0 आ गया है तो मतलब x प्लस 1 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम। ये हमारे पास 2x प्लस 3, इसे हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 3/2। अब ये हमारे पास a का मान निकल गया है, तो इस a के मान को या x के मान को हम इस बहुपद में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा p 3/2 बराबर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3/2 प्लस 4। इसे हल कर लेंगे, 3 × 9/4 माइनस 15/2 प्लस 4 एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 9 30 और प्लस 8। तो इसे सॉल्व करने पर आपको आएगा माइनस 13/4। तो ये तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये 2x प्लस 3 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। x प्लस 1 है और 2x प्लस 3 इसका गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से हम फैक्टर थ्योरम से चेक कर सकते हैं कि जो भी हमारा बहुपद दिया होगा उसका वो गुणनखंड होगा या नहीं होगा। अब इससे हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करना सीखते हैं। बच्चों मेरे पास एक द्विघात बहुपद है जिसके मुझे फैक्टर करने हैं और इसमें मुझे यूज करना है गुणनखंड प्रमेय का। तो मैं कैसे करूंगी, पहले मैंने द्विघात बहुपद ही लिया, पहले हम इसी पे इसको समझते हैं, फिर इससे ज्यादा घात वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो ये है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस विधि में जो हमारा अचर पद होता है, अचर पद क्या है इसमें हमारा 4, कांस्टेंट जो होता है हमारा अचर पद जो होता है, हम इसके फैक्टर देखते हैं कि इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो इसके फैक्टर हो सकते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। अब क्या करते हैं कि इन फैक्टर को हम सबको इसमें रखकर हल करते हैं और देखते हैं कि कौन से मान पर, कौन से वैल्यू पर ये 0 हो जाता है। ये हमारे क्या होंगे, एक तरह से a होगा, जो हमने देखा था ना अभी जब हमने कॉन्सेप्ट समझा था तो उसमें हमने निकाला था x माइनस ए, तो ये a के मान है। तो a के मान हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होती है इसमें अचर पद होता है उसके सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं, वो हमारे a के मान होते हैं। अब वो a के मान हम इस बहुपद में रखेंगे, जिस मान पर ये 0 हो जाएगा वही क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। कैसे, हम बारी बारी से ये रखेंगे। तो जब हम रखते हैं, ये मैंने मान लिया ये px बराबर है,
तो जब मैं x की जगह अगर मैं -1 रखती हूँ, x की जगह -1 रखती हूँ, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 4। इसका स्क्वायर करेंगे 1 -5 प्लस 4, यानी कि 5 -5 यानी कि 0। तो ये जो हमारा -1 है, ठीक है, -1 इसमें रखने पर हमारा क्या हो रहा है, ये बहुपद 0 हो रहा है, यानी कि x बराबर -1 यानी कि x प्लस 1 जो होगा वो इसका एक गुणनखंड होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, दूसरा और हम इसे रखेंगे, आप सारे रख के ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने रखा p x की जगह 4, तो इसमें मैं रखूंगी x की जगह 4, तो ये हो जाएगा x की जगह -4, तो इसका रखते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 5 -4 प्लस 4। ठीक है, -4 रखते हैं, क्योंकि प्लस रखेंगे, ऑलरेडी प्लस है तो वो सारा जुड़ ही जाएगा। तो 16 -20 प्लस 4 यानी कि 20 -20 यानी कि 0। तो एक हो गया -4 यानी कि x बराबर -4 यानी कि x प्लस 4। और अगर हम और कोई वैल्यू रखते हैं तो उस पर ये जो बहुपद है हमारा 0 नहीं होता है। ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हैं, वो 0 नहीं होगा। सिर्फ ये दो ऐसे मान है जिस पर ये बहुपद हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 और x प्लस 4 इस बहुपद के, कौन से बहुपद के x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के फैक्टर होंगे। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे कांस्टेंट की भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो है कांस्टेंट होता है, ये हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। अगर हम इस बहुपद में देखेंगे तो यहाँ x स्क्वायर का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे k का मान क्या होगा, 1 होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर x प्लस 1 और x प्लस 4। k का मान क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। तो इस तरह से हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। एक बार और बताती हूँ। सबसे पहले हमने अपना बहुपद लिखा, बहुपद में हमने देखा कि हमारा जो अचल पद है वो क्या है, इसमें हमारा 4 है। 4 के हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए, सारे गुणनखंड लिख लिए 4 के, तो प्लस -1 प्लस -2 प्लस -4। फिर इन सारे फैक्टर्स को जो हमारे वैल्यू निकल के आई उसे हम इस बहुपद में रखकर सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा मान रखने पर ये बहुपद 0 हो जाता है। तो इस सब में से दो वैल्यू मेरे पास ऐसी आई, एक तो -1 और एक -4, जिसे रखने पर ये क्या हो जाता है, बहुपद 0 हो जाता है। यानी कि इसके दो फैक्टर निकल के आए, x प्लस 1 और x प्लस 4। ये हमारा एक कांस्टेंट होता है, ये जो कांस्टेंट होता है इसका जो वैल्यू होती है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो इस बहुपद के ये दो गुणनखंड आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल हम करते हैं। बच्चों, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया है जिसमें मेरी जो चर है x, उसकी घात 3 है। मतलब अब हमारे पास द्विघात बहुपद नहीं है बल्कि 3 घात वाला है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे? अगर हमारे पास द्विघात बहुपद होता तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड थे। या तो आप उसके बीच वाले पद को स्प्लिट करके उसे सॉल्व कर लो, या फिर उसमें आप गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके कर लो। लेकिन अगर 2 से ज्यादा घात है तो उसमें सिर्फ हम एक मेथड यूज कर सकते हैं जिसे हम गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। तो इसमें हम करने का तरीका हमारा वही है जैसे हमने द्विघात समीकरण को यूज किया था, द्विघात बहुपद को मतलब सॉल्व किया था। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ये इसमें भी हम देखेंगे कि हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, अचर पद क्या है, 6। तो 6 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जितने फैक्टर इसके हो सकते हैं। तो कौन कौन से होंगे, +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 होगा और +-6 होगा। अब ये क्या है हमारे, एक तरह से ये हमारे एक ही वैल्यू है। इन्हें हम अलग अलग इस बहुपद में रखकर सॉल्व करेंगे। तो जिन वैल्यू पर इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा वही क्या होंगे, वही इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो आप सारे रख के ट्राई करेंगे। तो अगर मैं x की जगह 1 रखती हूँ तो ये हो जाएगा 1 की पावर क्यूब -7 1 + 6। तो 1 - 7 + 6, तो ये हो जाएगा 7 - 7 बराबर 0। यानी कि x - 1 जो है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब 2 मान रखती हूँ x की जगह, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 -7 × 2 + 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 -14 + 6 प्लस का 6 और 8 14 -14 यानी कि 0। दूसरा हमारा x - 2 भी इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब 3 रखते हैं।
आप माइनस में से रखोगे तो वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। मैं सिर्फ वो मान बता रही हूँ जिस पे 0 आ रहा है। तो 3 की पावर 3 माइनस 7 गुना 3 प्लस 6, 3 3 होती है 27 और 7 21 प्लस 6, आपका ये आ गया। अब इसे देखते हैं, 3 3 होते हैं 27 माइनस 7 21 और 6। अच्छा 27 से 21 गया, 6 बचा, लेकिन ये प्लस का 6 बचा, प्लस और प्लस, तो ये तो 0 नहीं आ रहा है। अगर यहाँ हम माइनस रखते हैं, माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 27 और ये हो जाएगा प्लस का 21, ठीक है। माइनस का 27 प्लस का 21, प्लस का 21 और 6 कितने हो जाएंगे 27 प्लस का, और ये प्लस में क्या है माइनस का 27, तो ये माइनस प्लस 0 हो गए कट के। तो x का मतलब x का मान जब हमने -3 रखा तब इस बहुपद का मान क्या आया 0 आया, यानी कि x + 3 क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। आप 6 के मान रखोगे तो उसमें 0 नहीं आएगा। और वैसे भी क्योंकि इसमें चर की जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है, इसलिए इसके कितने 3 गुणनखंड हो सकते हैं, x के 3 मान हो सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 7x प्लस 6। इसके फैक्टर क्या क्या हुए, एक तो हुआ x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 3। x a क्या हमारा यहाँ पे x की क्यूब का कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो इसका मान क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड प्रमेय से किसी भी बहुपद के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। बच्चों मैंने एक और एग्जांपल आपके लिए लिया है, x की पावर 3 माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। अब इससे पहले हमने जो क्वेश्चन करा था इसी मेथड से करा था, इसे भी हम गुणनखंड प्रमेय से ही हल करेंगे। उसमें हमने क्या करा भाई, सीधे हमारा जो अचर पद है उसके कांस्टेंट वैल्यू जो है उसके हमने फैक्टर्स निकाले और उन वैल्यू को हमने बहुपद में पुट करके देखा, रख के देखा कि वो कौन से मान पर 0 हो जाती है, ठीक है। इसे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो हमारा एक कांस्टेंट टर्म है 120 बहुत बड़ा है, तो इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स निकलेंगे और सारे फैक्टर्स पे चेक करना ये तो मतलब बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा भाई। 120 के फैक्टर प्लस माइनस 1 से स्टार्ट होके मतलब 120 तक होंगे, है ना, 60 भी होगा, तो काफी मतलब 40 भी होगा, बहुत मतलब ज्यादा हो जाएंगे उसमें। तो उन सब की अगर हम वैल्यू रख के सॉल्व करके देखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जब हमारे कांस्टेंट टर्म के ज्यादा फैक्टर्स निकल जाए तो इसमें हम सबसे छोटा जो इसका फैक्टर है उसे देखते हैं, यानी कि +1 या -1 या +2 या -1, और उन जो छोटे मतलब फैक्टर्स हैं उन पे हम देखते हैं वैल्यू रख के कि कौन सी वैल्यू पे ये 0 हो रहा है। फिर वो जो हमारा एक बहुपद निकल के आएगा जो कैसा होगा, रैखिक बहुपद होगा, उससे इसे हम भाग देंगे। भाई वो इसका बहुपद है तभी तो बहुपद है जब ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो भाग जब हम देंगे तो जो भी हमारे पास भागफल आएगा उस भागफल को हम दोबारा से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हम जो बीच वाला टर्म है उसे स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और जो हमारी गुणनखंड प्रमेय है उससे भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, अब जैसे इसमें 120 है तो 120 के जो फैक्टर्स है 100 +-1 +-2 +-3, इस तरह से करके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो जो हमारे स्टार्टिंग के फैक्टर्स है इसमें से मैंने मान रखा और मुझे ये मिला कि जब मैं x की जगह 1 रखती हूँ तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 23 x की पावर 2 प्लस 142 x माइनस 120। तो हम इसके आपस में इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 0, यानी कि x माइनस 1 इस बहुपद का क्या होगा, एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा। अब मैं इससे भाग देती हूँ। मैंने आपको बताया कि कैसे हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही पद होता तो बहुत ही आसान होता उसे भाग देना, लेकिन यहाँ पे 2 पद हैं तो हम उसमें जो हमारे दीर्घ विभाजन विधि है उसका यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक भाग दिया है, ये हमारा ये वाला बहुपद है और x माइनस 1 हमारा ये है, इससे मैंने इसे भाग दिया। भाग आपको पता है कैसे दिया, मैं एक बार और रिवाइज कर लेती हूँ। इसमें हम देखेंगे हमारी सबसे बड़ी टर्म कौन सी है जिसमें जो चर की घात है वो सबसे बड़ी है, तो x की पावर 3 है, और यहाँ भी ये x है। तो x में मैं क्या गुना करूँ कि x की पावर 3 आ जाए, तो x की x स्क्वायर में गुना करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा। फिर इस x स्क्वायर की इस 1 में भी गुना करेंगे,
फिर हम माइनस करेंगे, साइन बदल जाएंगे, ये हमारा आपस में कट जाएंगे दोनों। ये माइनस करने पर -22x² आ जाएगा। बाकी के जो टर्म्स है उनको हम उतार लेंगे। फिर हम आगे देखेंगे कि -22x² कैसे मिलेगा हमें। तो -22x की गुना जब हम x में करेंगे तो -22x² मिल जाएगा। ठीक है, फिर इस 1 में भी गुना करेंगे, दोबारा से इसे माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और फिर हम बस प्लस 120 की गुना करेंगे इन दोनों में तो हमें ये मिल जाएगा। और ये दोनों माइनस करने पर आपस में कट जाएंगे और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हुआ तभी तो ये इसका एक गुणनखंड हुआ। तो अब एक गुणनखंड तो ये हो गया, बाकी के गुणनखंड हम इससे निकाल सकते हैं। ये जो हमारे पास भागफल है तो वो है हमारे पास x² - 22x + 120। अब दोबारा से भी इसे हमें भागफल विधि से मतलब जो हमारी गुणनखंड विधि है इससे हल करना मुश्किल ही है। ठीक है, तो लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। तो इसमें हम इसके बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो उससे पहले हम क्या देखेंगे, 120 के फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, 120 को हम किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक 1 गुना 120 ही हो गया। ठीक है, एक हमारा होगा जब हम 12 की 10वीं गुना करेंगे। तो 12 की 10वीं गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। और 12 और 10 कितने होंगे, 22 होंगे। ठीक है, तो माइनस का लेंगे, माइनस का 12 और माइनस का 10। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा x² - 12x - 10x + 120। ठीक है, गुना करने पर AC आना चाहिए। AC मतलब 120 गुना 1। इसमें से इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगी x, तो अंदर बचेगा x - 12। इसमें से कॉमन होगा हमारा माइनस का 10, तो अंदर बचेगा x - 12। x - 12 दोबारा से कॉमन हो जाएगा और x - 10। तो अब इस बहुपद के, कौन सा बहुपद, x की पावर 3 - 23x² + 142x - 120, इसके गुणनखंड कौन कौन से आए, x - 1, x - 12 और x - 10। और मल्टीप्लाई में आपका कांस्टेंट k होगा और k का मान यहाँ पे क्या है हमारा, 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों इस लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल हम करते हैं। हमारे पास एक समीकरण है, एक बहुपद है 6x² + 17x + 5। इसे मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगी और हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड हमने पढ़ा था जिसमें हम इसके मध्य पद को स्प्लिट कर देते हैं, बांट देते हैं और इसके फैक्टर निकाल लेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम, जो होती है हमारी गुणनखंड, फिर में से हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका हम देखते हैं कौन सा मेथड, पहला मेथड। तो ये पहले मेथड में हम क्या करते हैं, ये 6x², इसमें हम एक तरह से कंपैरिजन करते हैं किससे, ax + bx + c से। तो a क्या है हमारा 6, b 17 और c है 5। तो ac क्या होगा, 6 गुना 5 यानी कि 30। तो 30 के ऐसे फैक्टर जिसका योग 17 हो, तो आप कैसे लिखेंगे, 6x² + 2x + 15x + 5। इन दोनों में से आप कॉमन लोगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे। इससे आप कॉमन लोगे 2x, अंदर बचेगा 3x + 1। यहाँ से आप कॉमन लोगे 5, तो 3x + 1। 3x + 1 को दोबारा से कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2x + 1। ठीक है, ये हमने अभी किया। तो ये एक मेथड हुआ। अब इसे मैंने अभी आपको जो दूसरा मेथड बताया उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारी फैक्टर थ्योरम होती है उसमें जो हमारी जो चर होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, जो घात होती है, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अभी तक जो मैंने एग्जांपल लिए थे उसमें ऑलरेडी उसका जो कोफिशिएंट था वो 1 था, गुणांक 1 था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इसका गुणांक 1 नहीं है। तो पहले हम इसका गुणांक 1 करेंगे। कैसे, इसमें से हम 6 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या होगा हमारा, x² + 17/6x + 5/6। अब इसे छोड़ो, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्टर मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हमारा इसमें कांस्टेंट पद क्या है, 5/6। 5/6 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, एक तो होगा हमारे पास ±1/2 ±5/3 ±1/3 और ±2/5/3।
5/2, फिर प्लस माइनस 5/6 और प्लस माइनस 1। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। अब इन सब को, इसमें और भी बहुत सारे इनके फैक्टर्स हो सकते हैं फ्रैक्शंस में, क्योंकि बहुत सारे मिल जाते हैं हमें। हमने ये लिए, इस तरह से लिए कि इनको जोड़ने पर हमें ये मिल जाए। ठीक है, अब इन्हें अलग अलग हम अगर मान रखे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये मिलेगा। तो इनमें से हम एक एक रख के देखेंगे, तो अगर एक पे वो 0 आ रहा है तो दूसरे पे भी वो 0 आएगा। तो हमें सारे मान रख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक एक ही रख के हम देख लेंगे तो दूसरा भी हम उससे चेक कर सकते हैं। तो अगर ये मेरा अगर px हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे मान रखती हूँ -1/3, तो क्या ये मेरा 0 होगा? देखो रखते हैं, -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/x -1/3 प्लस 5/6। इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा माइनस का 17/18 प्लस 5/6। जब आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आपका जो मान है, माइनस है यहाँ पे, तो ये आपका जो मान है ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब आप रखोगे p का जो x है उसका मान अगर आप -5/2 रखोगे, -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 -5/2 प्लस 5/6। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो भी आपका मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब में हमारे दो ही ऐसे मान है जिनका मान रखने पर हमें 0 मिल रहा है। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, एक तो होगा x प्लस 1/3 और दूसरा होगा x प्लस 5/2, और इसमें हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे और जो इस बहुपद के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें जो हमारा कांस्टेंट है जो k है उसका मान क्या होगा, उसका मान जो हमारा x² है उसका गुणांक होगा, और उसका गुणांक क्या है, यहाँ पे तो जब हमने इसको बाहर ले लिया तो यहाँ पे उसका गुणांक 1 हो गया x² का। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, 6, और इसमें भी ये 6 इसकी साइड पे चलता हुआ आ रहा है, तो ये मतलब k का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा। तो इस तरह से आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, k का मान भी निकाल सकते हैं। k का मान क्या होगा आपका, वो 6 होगा। ठीक है, तो अगर मतलब इस तरह से आपको दिया हो सॉल्व करने के लिए और आपसे पूछे कि यहाँ पे मतलब जो k है उसका मान क्या है, सॉल्व करके बताइए, तो आप उसे कंपैरिजन करके बता सकते हैं। जो k होता है वो जो हमारा x होता है, x की जो हाईएस्ट घात होती है, पार होती है, उसका कोफिशिएंट होता है, उसका वो गुणांक होता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास द्विघात बहुपद है तो उसमें हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके भी, और जो हमारी गुणनखंड प्रमेय है उससे भी। लेकिन अगर हमारी 2 से ज्यादा घात है तो उसमें सिर्फ हम इसी मेथड का यूज करेंगे, उसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके फैक्टर नहीं कर सकते हैं। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी हाईएस्ट घात होगी उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तभी हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर उसकी घात में, उसकी कोफिशिएंट में कोई संख्या है तो उसे कॉमन लेके बाहर कर लेंगे, और इस तरह से जैसे हमें फ्रैक्शन में मिला है तो हम फ्रैक्शन में ही जो हमारा अचर पद है उसके मतलब उसके फैक्टर्स को ढूंढेंगे और उसे देखेंगे कि किस पर वो 0 हो जाता है। ठीक है, जिस पर भी वो 0 होगा वो उसके फैक्टर होंगे। इस क्वेश्चन में ये दोनों इस बहुपद के क्या है, फैक्टर्स है, गुणनखंड है, और इसमें कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि k का मान क्या होगा, 6 होगा। तो बच्चों, आपको ये 2 मेथड सिखाए, आई होप आपको ये समझ आए होंगे कि कैसे हम जो हमारे बहुपद है उनका गुणनखंड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।